अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था और जो मैंने टास्क दिया था उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो बस उसको यूज़ कर लिया था, लेकिन उसको जो है समझने की कोशिश नहीं की। तो आप जो है उसको सर से टास्क को गुजारने की कोशिश ना किया करें, उसको समझने की कोशिश किया करें। स्टैटिक पीटीआर प्लस आई, तो स्टैटिक पीटीआई हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है और क्योंकि हम लोग अरे यूज़ कर रहे थे तो अरे के हम लोग इंडेक्सेस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोगों ने क्लास में देखा। तो स्टैटिक पीटीआर तो पॉइंट आउट करेगा, प्लस हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं जब हम लोग अरे के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करा रहे होते हैं आई, यानी कि स्टैटिक पीटीआर आई जब ज़ीरो होगा तो ज़ीरो वाले एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा, जब आई वन होगा तो ये वन वाले इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई होगी उसको पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आज जो हमारे पास टॉपिक है वो एक तो है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। उसके अलावा हमारे पास इसी के पॉइंटर से रिलेटेड ही कुछ और टॉपिक्स हैं। तो इस लेक्चर के अंदर आपके फंक्शन वाली भी कन्फ्यूजन दूर करूँगी मैं, और साथ में पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस भी करेंगे। अच्छा, तो अगर हम लोग जो है कल वाला एक प्रोग्राम देखें जो हम लोगों ने किया था, यही वाला प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि एक मेन का फंक्शन लिखा था, ठीक है, और उस मेन के फंक्शन के अंदर ही हम लोगों ने जो भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी थी वो सारी की सारी लिख दी थी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें हमारी मेन से हर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगी। पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई, फिर पाँचवीं हुई, फिर छठी हुई, ठीक है। हम लोगों ने जो भी करना था, हमें कोई 2000 लाइंस लिखनी पड़ी, हम लोगों ने मेन के फंक्शन के अंदर ही 2000 लाइंस लिख दी, ठीक है। ये हमारे पास पहले हम लोग जो मेथड यूज़ करते थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से मुराद क्या है कि हम लोगों ने जो भी काम करना हो, जो भी टास्क परफॉर्म करवाना हो, हम लोग उसको अलहदा से उसका ब्लॉक बना दें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर को मेन के फंक्शन के अंदर भी तो कैलकुलेट कर सकते थे ना, मेन के फंक्शन के अंदर भी इसको एग्जीक्यूट करा सकते थे, उसकी स्टेटमेंट लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया कि स्क्वायर का अलहदा से एक मॉड्यूल बना दिया, अलहदा से एक फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो हमारा जो है एक वेल स्ट्रक्चर प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हमें इसको रिकॉल करने की या किसी और दूसरे प्रोग्राम में इसको रीयूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों को ये पूरे का पूरा प्रोग्राम दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट जहाँ पे हमने लिखा हुआ है वहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ जाके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास अगर मेन के फंक्शन के अंदर हम लोग सारा प्रोग्राम लिख देते हैं, ठीक है, तो ये तो आप लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं। व्हाट इफ़ अगर आपको 2000 लाइंस का प्रोग्राम लिखना पड़ता है तो वो सारे का सारा मेन के फंक्शन में लिखा हुआ होगा, तो ना तो उसमें से किसी मॉड्यूल को रीयूज़ किया जा सकता है, ठीक है, किसी लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स को रीयूज़ किया जा सकता है। पहले तो आपको उनको ढूंढने में ही टाइम लगेगा, ठीक है, फिर उसको रीयूज़ किया भी नहीं जा सकता, पर ढूंढने में कौन इतना टाइम लगाएगा, ठीक है। इसलिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है कि हर एक ऑपरेशन का अलहदा से मॉड्यूल बना दिया जाए, जिससे रीडेबिलिटी भी हमारी बढ़ जाए, जिससे हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी अच्छा लगे देखने में भी, और हम लोग की रीयूज़एबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि फ़ंक्शन को डिक्लेयर और इनिशियलाइज उसको डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो आपका प्रोग्राम है इसके अंदर बेसिकली एक फ़ंक्शन ही यूज़ किया गया है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो है फंक्शन का प्रोटोटाइप। फंक्शन के प्रोटोटाइप से मुराद ये है, अच्छा, जब भी हम लोगों ने कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप होना चाहिए। प्रोटोटाइप से मुराद ये है कि फंक्शन की रिटर्न टाइप, उसका नाम, और उसके अलावा उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स पास होंगे, ये हम लोग लिखते हैं फंक्शन के प्रोटोटाइप पे, यानी कि ये इंट स्क्वायर, इंट एन, जिसको हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों की आती है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन से मुराद ये है कि उसके अंदर स्टेटमेंट्स जो भी आपने एग्जीक्यूट करनी है वो आप लोग लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास होती है फंक्शन की डेफिनेशन। और लास्ट पे आती है हमारे पास फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल से मुराद ये है कि हम लोग एक्चुअली उस फंक्शन को कॉल करें कि आओ और आके एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये था हमारे पास फंक्शन का प्रोटोटाइप यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन। और उसके बाद हमारे पास ये है ये डिक्लेरेशन है, ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। हम लोग उसमें उसके रिटर्न टाइप लिख रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, और ये हम लोग उसमें वेरिएबल्स पास कर रहे हैं। अगर हम लोग फंक्शन के अंदर सिर्फ प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें वेरिएबल्स पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग अगर किसी वेरिएबल को यूज़ करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो जितने वेरिएबल्स यूज़ कर रहे होंगे उन सारे वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन में भी रिटर्न टाइप, उनकी डाटा टाइप भी और उनका नाम भी, और जब डिफ़ाइन कर रहे हैं तब भी उनकी डाटा टाइप भी और उनका नाम भी हम लोग शो कराएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल भी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इंट n कोमा इंट m लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से मतलब स्क्वायर का नाम उसी तरह से हम लोग ये इस तरह से इंट n कोमा इंट m, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस फंक्शन को फिर डिफ़ाइन करेंगे और डिक्लेरेशन में भी इंट n कोमा इंट m लिखेंगे। लेकिन जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो तब हम लोग को उसकी डाटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग या तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू पास कर देंगे जो भी हमने रखी हुई है, यहाँ पे हम लोग सिंपली 5 भी पास कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ फिर इस वेरिएबल का नाम भी पास कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं फंक्शंस। अच्छा जी, अब इसके बाद आपका आ जाता है कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस से क्या मुराद है, ठीक है। अच्छा, अब कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा पॉइंटर, ठीक है। अब पॉइंटर में क्या था कि हमारे पास जो भी वेरिएबल उस पॉइंटर उसके अंदर रखते हैं, हमारा पॉइंटर उस वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ मेमोरी के अंदर जिसका नाम मैं रखती हूँ x, और मैं एक स्टैटिक ptr के नाम से एक पॉइंटर क्रिएट करती हूँ और उसके अंदर मैं एंड x सेव करा देती हूँ, तो व्हाट विल इट डू, ये क्या करेगा, ये पॉइंटर के अंदर x के एड्रेस को सेव करा देगा, और ये पॉइंटर वेरिएबल को जब भी मैं कॉल करूँगी ये पॉइंट आउट करेगा इस वेरिएबल को जो भी इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई होगी, ठीक है। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमारे पास स्टोर क्या होता है, इसका एड्रेस। ptr वेरिएबल के अंदर x की वैल्यू स्टोर नहीं होगी, ptr के अंदर इसका एड्रेस, फॉर एग्जांपल इसका अगर एड्रेस है ना 0f, ठीक है, जो भी इसका इस तरह से हमारे पास इसका अगर ये जो है ना इसका एड्रेस है तो ptr वेरिएबल के अंदर इसका ये वाला एड्रेस होगा, ठीक है, और ये पॉइंट आउट करेगा इस x वेरिएबल की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है ना जो कल वाला हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था ना कि साइज़ ऑफ अरे वाला, ठीक है, उसको हम लोग एक प्रोग्राम को देखते हैं फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। कल हम लोगों ने सिंपल प्रोग्राम मेन फंक्शन में लिखा था, ठीक है। आज हम लोग जो है ना उसको फंक्शन के थ्रू देखते हैं। सॉरी, ये जो था रिवर्स करने वाला नंबर था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने सिंपली क्या किया था, मेन के फंक्शन के अंदर 2 नंबर लिए थे, उनको इनपुट कराया था और जो है ना उनको स्वैपिंग करा दी थी टेम्प वेरिएबल को यूज़ करके। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक फ़ंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग उनको वेरिएबल्स के रेफरेंसेस को पास करेंगे और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो पहले जो हम लोग स्वैपिंग करते थे, अगर हम लोग स्वैपिंग का हमें फंक्शन बनाना पड़ता तो पॉइंटर से पहले तो हम क्या करते थे कि सिंपली 2 नंबर लिए उनको इनपुट कराया, ये जो है ना स्वैपिंग से पहले हमारे पास नंबर ये हैं, और स्वैप का फंक्शन कॉल किया, और स्वैपिंग के बाद नंबर ये, और स्वैप के फंक्शन में हम क्या पास करते थे, नंबर 1 नंबर 2,
एंड ऊंड कुछ भी हम लोग ऐड नहीं करते थे, ठीक है। हम लोग सिर्फ इसकी वैल्यू एंड ऑपरेटर वगैरह हम लोग यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करते थे पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करने से पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके रेफरेंसेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, कि एंड नंबर 1 के अंदर जो पड़ा हुआ है वो वाला, और एंड नंबर 2 के अंदर जो पड़ा हुआ है वो वाला, ठीक है। यहाँ पे ये इसके एड्रेसेस को पास कर रहे हैं। तो ये हम लोग जो यहाँ पे नंबर्स को पास करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे लिखते स्वैप इंट ए कोमा इंट बी, तो ये हमारे पास होता पास बाय वैल्यू, यानी कि हम लोग डायरेक्ट ए के अंदर जो पड़ा हुआ है उसको पास कर रहे हैं और बी के अंदर जो पड़ा हुआ है उसको पास कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे पास हो रहा है ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पास बाय रेफरेंस, यानी कि हम लोग यहाँ पे कोई जो है डायरेक्ट वेरिएबल्स को पास नहीं कर रहे, डायरेक्ट वैल्यूज़ को पास नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग कह रहे हैं कि इंट स्टैटिक पीटीआर, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पॉइंटर ए के अंदर पॉइंटर ए जिस वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है वो वाली वैल्यू, और पॉइंटर बी जिस वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है वो वाली वैल्यू, उस मेमोरी एड्रेस की वैल्यू को जो है यूज़ करना है तुमने यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला हमारे पास ये फंक्शन क्या करेगा कि x है और y है, ठीक है। तो स्टैटिक ए और स्टैटिक बी, ये एक्स वाई आप लोग ले रहे हैं, तो स्टैटिक ए से मुराद ये है कि इसको हम लोग एक ये A0FF1 है, इसको एड्रेस दिया हुआ है, और एक आप कह लें कि 0F25, ठीक है। एक हमने उसको ये एड्रेस उसको कहा है कि जो ये वाला एड्रेस को ये वाला एड्रेस जिस वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है उसको पकड़ो, और जो ये वाला वेरिएबल पॉइंट आउट कर रहा है उसको पकड़ो और उनके ऊपर स्वैपिंग करो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पास बाय वैल्यू करते थे उसमें क्या करते थे, हम लोग डायरेक्ट ए और बी को पास करते थे, ए और बी मेमोरी एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करवा दो, ठीक है। बस सारा कुछ उसी तरह से है, बस ये है कि हम लोग जो है यहाँ पे एड्रेसेस को यूज़ करके ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल्स को यूज़ करके ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा रहे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास अब पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस की समझ आ गई, ठीक है। ये देखिए ये एक ही प्रोग्राम है जिसको एक दफ़ा पास बाय वैल्यू से किया गया और एक दफ़ा पास बाय रेफरेंस से। तो पास बाय वैल्यू में क्या है कि प्रोटोटाइप के अंदर सिंपली इंट n, ठीक है, और जब उसको कॉल किया गया है तब भी सिंपली उस वेरिएबल को कॉल किया गया है, और उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाई गई है वो भी हमारे पास सिंपल वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कराया गया है। लेकिन पास बाय रेफरेंस में क्या है कि हम लोग पॉइंटर वेरिएबल ऑफ n का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एंड नंबर उसके पॉइंटर वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम लोग सारे पॉइंटर वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नॉन कांस्टेंट पॉइंटर टू नॉन कांस्टेंट डाटा। अब इसका मतलब ये है कि हम लोग कांस्टेंट पॉइंटर और कांस्टेंट डाटा से मुराद ये है ऐसा डाटा जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं नॉन कांस्टेंट डाटा, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। यानी कि मैंने x की वैल्यू, x जो है वो मैंने कांस्टेंट वेरिएबल रखा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने 10 रख दी है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे मैं इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। ये मेरे पास होगा कांस्टेंट डाटा। तो इसी तरह कांस्टेंट पॉइंटर मेरे पास वो पॉइंटर होगा जिसकी एग्जीक्यूशन के टाइम के ऊपर मैं पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करा सकती, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये टॉपिक है नॉन कांस्टेंट पॉइंटर टू नॉन कांस्टेंट डाटा, कि ऐसा पॉइंटर जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है और ऐसा डाटा जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। एक पॉइंटर है ptr, ठीक है,
और वो नॉन कांस्टेंट है, यानी कि पीटीआर की वैल्यू चेंज की जा सकती है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज हो सकती है। और एक ही हमारे पास वेरिएबल है एक्स, इसकी भी वैल्यू जो है एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज की जा सकती है। ये इस टॉपिक का मतलब ये है कि ये पीटीआर नॉन कांस्टेंट पॉइंट आउट कर रहा है एक ऐसे डाटा को जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। ठीक है, अब इसकी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो आपके यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे अब ये जो प्रोग्राम है ये क्या कर रहा है कि ये एक स्ट्रिंग, करैक्टर टाइप की एक स्ट्रिंग दे रहा है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग उसने शो करवाई हुई है। अब ये स्ट्रिंग हमारे पास किस तरह से सेव होगी, ये सारी स्ट्रिंग सेव होगी। ठीक है, और हमने क्लास में भी बात की थी कि हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो जहाँ पे एंड हो रही होती है वहाँ पे हमारे पास \0 लिखा होता है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये एंड हो गई है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्योंकि ये करैक्टर टाइप की स्ट्रिंग ले रहे हैं तो ये क्या करेगी, हम लोग बेशक इसको डबल कोटेशन मार्क में रिप्रेजेंट करा रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास जब हम लोग इसको कॉल करेंगे तो ये इसी तरह से कॉल होगी, स्ट्रिंग ऑफ 0। ठीक है, फिर 0 स्ट्रिंग ऑफ 0 कॉल होगी तो हमारा यहाँ से b निकलेगा, फिर स्ट्रिंग ऑफ 1 होगी तो i निकलेगा, फिर स्ट्रिंग ऑफ 2 होगी तो t निकलेगा, स्ट्रिंग ऑफ 3 होगी तो 4। ठीक है, हम लोगों ने इसको स्ट्रिंग की लिस्ट बनाई है करैक्टर टाइप की। ठीक है, तो ये करैक्टर बाय करैक्टर ही एग्जीक्यूट होगा और एट द एंड x के बाद हमारे पास ये /0 सेव होगा, जो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो जाती है। स्ट्रिंग को हमेशा जब भी हम लोग स्टोर कराते हैं वो हमारे पास इसी तरह से स्टोर होती है कि उसके एंड पे ये जो है एक नल पॉइंटर जो है ये सेव होता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इस प्रोग्राम में करना क्या चाह रहे हैं, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं लोअर केस में। ठीक है, तो स्ट्रिंग बिफोर कन्वर्जन है स्ट्रिंग, उसके बाद क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होके यहाँ पे आएगा, इसकी स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, और हमारे पास फिर स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा रहे हैं। हम लोगों ने 4 पास किया पीटीआर को। ठीक है, पीटीआर की वैल्यू हमारे पास चेंज हो सकती है, कांस्टेंट नहीं है। अब पीटीआर की वैल्यू चेंज क्यों होगी, क्योंकि वो हमारे पॉइंट आउट कर रही है इस स्ट्रिंग को, करैक्टर टाइप की स्ट्रिंग को। तो अब ये कह रहा है कि वाइल स्टैटिक पीटीआर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि स्टैटिक पीटीआर जब तक हमारे पास नल नहीं होता, यानी कि जब तक हमारे पास स्ट्रिंग ख़त्म नहीं होती, क्या हो, स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू लोअर स्टैटिक पीटीआर। अब ये स्टैटिक पीटीआर में सबसे पहले स्ट्रिंग ऑफ 0 की उसमें जाएगा, फिर स्ट्रिंग ऑफ 1 में, फिर स्ट्रिंग ऑफ 2 में, इंक्रीमेंट कर करके तब तक जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अब ये हमारे पास, मैंने पहले आपको बताया कि ये स्ट्रिंग तो थी, लेकिन करैक्टर बाय करैक्टर इसको एग्जीक्यूट करेगा। और टू लोअर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है सी टाइप हेडर फाइल का, समझ आ गई। अब इस हम लोगों ने हेडर फाइल को यूज़ किया, उसके बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ किया, जो क्या करेगा, इस अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करता जाएगा। पहले बी को कन्वर्ट करेगा, पॉइंटर वैल्यू की वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, आई के पास जाएगा, फिर आई को कन्वर्ट करेगा, फिर टी के पास जाएगा, फिर टी को कन्वर्ट करेगा, और जब 0 पे आ जाएगा तो तब हमारी ये फॉल्स हो जाएगी और हमें यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और उसको हम लोग शो करवा देंगे। अच्छा जी, उसके बाद है कि नॉन कांस्टेंट पीटीआर टू कांस्टेंट डाटा, कि हम लोगों ने कोई वेरिएबल एक्स लिया है। चलिए यहाँ पे यही देख लेते हैं कि हम लोगों ने एक वेरिएबल वाई लिया है, उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू रख दी है 10। ठीक है, और फंक्शन के अंदर हम लोगों ने इसका पॉइंटर पास करा दिया। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर वो क्या कह रहा है, स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू 100, यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनाया था उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो 10 कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने तो यहाँ पे इसको कांस्टेंट रखा हुआ था कि y की वैल्यू जो है वो 10 है, तो वो यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा कि कोई भी नॉन कांस्टेंट पीटीआर किसी कांस्टेंट डाटा को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि पॉइंटर कुछ भी हो उसके अंदर की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते अगर उसकी वैल्यू पहले से इनिशियलाइज कराई गई है और उसको कांस्टेंट रखा गया है वैल्यू को।
ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास कांस्टेंट पॉइंटर टू नॉन कांस्टेंट डाटा, कि हमारे पास डाटा चेंज हो सकता है लेकिन पॉइंटर को चेंज नहीं किया जा सकता और हमें पॉइंटर को चेंज करने के लिए कहा जाए। जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट PTR इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स यहाँ पे सिर्फ उसको उसने वेरिएबल दिया है, नाम नहीं, उसकी वैल्यू नहीं पास की। तो नेक्स्ट में ये तो पॉसिबल है कि एक्स के अंदर वो स्टैटिक PTR एक्स को पॉइंट आउट कर रहा है तो वो एक्स के मेमोरी एड्रेस में जाके 10 रख दे, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल को वाई की इक्वल करना ये हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास PTR जो है वो कांस्टेंट है और उसको हम लोगों ने एक्स के इक्वल ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद है कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट डाटा, कि हमारे पास डाटा भी कांस्टेंट है और पॉइंटर भी कांस्टेंट है और ये दोनों ही पॉसिबल नहीं हो सकते। ना तो इसकी वैल्यू चेंज होगी ना इसकी वैल्यू चेंज होगी, जो इन दोनों की वैल्यू होगी वो ही रहेगी। उसके बाद आपके ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं कि ये ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर्स के साथ, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये ऊपर वाले प्रोग्राम में देखी हुई है, उसने प्लस प्लस PTR यूज़ किया हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वो PTR, अच्छा जब हम लोग PTR के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हम लोग ये प्लस प्लस आप P हम लोग कह लें कि ये पॉइंटर है, ठीक है। एक पॉइंटर था P, हम लोग ये टेक्स्ट डाटा ले लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंटर था हमारे पास P और P की वैल्यू थी 0GF1, ठीक है। GRS1 हमारे पास ये P की वैल्यू थी, ठीक है। तो जब हम लोग प्लस प्लस P को इंक्रीमेंट करेंगे तो P हमारे पास वही रहेगा और नेक्स्ट हमारे पास जो इससे अगला एड्रेस होगा, लेट्स से इससे अगला एड्रेस है 3ERS, सॉरी पहला पॉइंटर था हमारे पास 35, ठीक है। और दूसरा हमारे पास लेट्स से कि इससे नेक्स्ट वाला जो एड्रेस है वो है ये, ठीक है। तो हमारे पास स्टैटिक पॉइंटर से क्या होगा, जब हम लोग इसके ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे कि इससे जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर होगा, जो इससे नेक्स्ट वाला एड्रेस होगा, ये उसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा। और जब फिर दोबारा से इसको कॉल किया जाएगा तो फिर P के अंदर इससे 5G BG से जो नेक्स्ट वाला होगा एड्रेस, वो वाला इसके अंदर रख दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर डेफिनेटली ये वाला एड्रेस है, ठीक है, तो इससे प्रीवियस वाले के पास चला जाएगा, इससे प्रीवियस वाले के पास चला जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि आपने ये वाले टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और ये टास्क आप लोगों ने मुझे आज शाम को जो है सबमिट कराने हैं, ठीक है। बल्कि कल संडे है तो आप लोगों ने ये टास्क कंप्लीट करने हैं और मंडे से संडे की कल शाम 4 बजे तक आप लोगों ने मुझे ये टास्क जो है सबमिट कराने हैं। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आती, स्टेटमेंट की समझ नहीं आती, तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।